छात्रों, आज हम विराम चिन्ह इस व्याकरण घटक का अभ्यास करने वाले हैं। आइए इस वीडियो द्वारा जान लेते हैं कि विराम चिन्हों का भाषा अभ्यास में क्या महत्व है और विराम चिन्ह के प्रकार कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर मैंने दो वाक्य लिखे हैं। दिखने में दोनों वाक्य एक समान लगते हैं, मगर अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों वाक्यों में मैंने एक विराम चिन्ह का प्रयोग किया है, मगर अलग अलग जगहों पर। विराम चिन्ह का प्रयोग अलग अलग जगहों पर करने से उन दोनों वाक्यों में अर्थ भिन्नता आ गई है। आइए देखते हैं विराम चिन्ह के अलग अलग जगह पर प्रयोग करने से इन दोनों वाक्यों में क्या अर्थ भिन्नता आई है। पहला वाक्य देखिए, रुक मत जा, रुक मत जा। और दूसरा वाक्य देखिए, रुक मत जा, रुक मत जा। अब यहाँ पे पहले वाक्य में रुक के बाद विराम चिन्ह लगाया है। मैंने रुक इस शब्द पर जोर दिया है, इसका मतलब यहाँ पर रुकने की क्रिया पर जोर दिया गया है। और दूसरे वाक्य में रुक मत के बाद मैंने थोड़ा सा ठहराव लिया है और इस वाक्य में जाने की क्रिया पर जोर दिया गया है। देखा आपने, विराम चिन्ह के अलग अलग जगह पर प्रयोग करने से वाक्य के अर्थों में भिन्नता आ गई है। वाक्य पढ़ते समय कहाँ रुकना है, कितना रुकना है, यह सूचित करने तथा वाक्य के भाव को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ विराम चिन्हों के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम चिन्ह। इस विराम चिन्ह का प्रयोग पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता है वहाँ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने दो वाक्य लिखे हैं। वह मेरा भाई है, राम पाठशाला जाता है। पहले वाक्य में वाक्य समाप्ति के बाद मैंने पूर्ण विराम लगाया है और दूसरे वाक्य में भी वाक्य समाप्ति के बाद मैंने पूर्ण विराम लगाया है। अगला चिन्ह है अल्प विराम। अल्प मतलब बहुत तनिक, थोड़ा सा। अब अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? जब वाक्य पढ़ते समय जहाँ थोड़ी देर रुकना हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए, राम, सीता और लक्ष्मण वनवास चले। यहाँ पर राम इस शब्द के बाद मैंने अल्प विराम का प्रयोग किया है। दूसरे वाक्य में मेरे पिताजी बाज़ार से फल, फूल, मिठाई और सब्जी लेकर आए। यहाँ पर फल, फूल और मिठाई के बाद मैंने अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। उसी तरह से तीसरे वाक्य में हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं। इस वाक्य के बाद मैंने अल्प विराम का प्रयोग किया है, एक से एक मजबूत। और चौथे वाक्य में लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। यहाँ पर लो के बाद मैंने अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। अगला चिन्ह है अर्धविराम। अब देखिए अल्प विराम और अर्धविराम में क्या भेद है। यह चिन्ह इस तरह से बनाया जाता है और अर्धविराम इस तरह से बनाया जाता है। जहाँ हमें वाक्य पढ़ते समय अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना होता है वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अच्छा है तुम भी साथ चलो, एक से भले दो। यहाँ पर दो वाक्यों के बीच मुझे रुकना है, विश्रांति लेनी है, इसीलिए अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। अब नीचे दिए गए दूसरे वाक्य में देखिए, वह विद्यालय से घर आता, कपड़े बदलता, फिर कुछ खाता। यहाँ पर वह विद्यालय से घर आता एक वाक्य, कपड़े बदलता दूसरा वाक्यांश और फिर कुछ खाता तीसरा वाक्यांश। तीनों वाक्य उच्चारण करते समय मुझे रुकना है और इस रुकने के लिए मैंने यहाँ पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया है। अब देखिए आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न पूछने के बाद इस चिन्ह का प्रयोग होता है, तुम्हारा नाम क्या है, वह कौन है। विस्मयादि बोधक चिन्ह। इस चिन्ह का इस्तेमाल तब होता है जब हमें किसी प्रसंग अनुसार संबोधन, हर्ष, शोक या प्रशंसा आदि भाव प्रकट करने होते हैं। ऐसे भाव प्रकट करने होते हैं तभी हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बात करते समय कभी कभी हम प्रसंग के अनुसार संबोधन, हर्ष, शोक,
प्रशंसा आदि भाव प्रकट करते हैं। ऐसे भाव प्रकट करने को उद्गार कहते हैं। इन उद्गारों को सूचित करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे कि पहले वाक्य में देखिए, छी कितनी गंदी बात है। यहाँ पर छी इस शब्द से भाव प्रकट हुआ है। दूसरे वाक्य में वाह क्या फूल खिले हैं, इसमें फूलों की प्रशंसा दर्शक वाह यह शब्द है। और तीसरे वाक्य में अरे यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला, इसमें अरे यह संबोधन है। इसका मतलब है कि प्रसंगानुसार जब हम संबोधन हर्ष यानी आनंद व्यक्त करते हैं, शोक व्यक्त करते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, तब इस विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला चिन्ह है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह के दो भेद है, एक है इकहरा अवतरण चिन्ह और दूसरा है दोहरा अवतरण चिन्ह। देखिए यहाँ पर दोनों चिन्ह किस तरह से बनाए जाते हैं मैंने यहाँ पर दिखाए हैं, ध्यान से देखिए। अब सबसे पहले दिखते हैं कि एक इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग कब होता है। जब कोई विशेष शब्द या वाक्य हमें लिखना है, जो का त्यों लिखना है, जैसे दिया है वैसे ही लिखना है, तब इस इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए दो वाक्य मैंने यहाँ पर लिखे हैं। पहले वाक्य में राम सच कहा है, बुरे काम का नतीजा बुरा। यहाँ पर बुरे काम का नतीजा बुरा, इस पूरे पूरे वाक्यांश को मैंने इकहरे अवतरण चिन्ह में लिखा है। और रमन की वर्षगांठ मैं कभी नहीं भूल सकता, यहाँ पर वर्षगांठ यह शब्द इकहरे अवतरण चिन्ह में लिखा गया है। अब अगला चिन्ह है दोहरा अवतरण चिन्ह। जब वाक्य में किसी का कथन या उसके कहे गए शब्द को जो का तो लिखना होता है, तब दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने 3 वाक्य लिखे हैं। पहला वाक्य देखिए, आदित्य ने पूछा अनुराग जी कैसे आना हुआ। यहाँ पर आदित्य के कथन को हमने दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखा है। कथन के शुरुआत में और कथन के अंत में हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया है। डॉक्टर ने कहा कुछ परेशानी नहीं है, यहाँ पर कुछ परेशानी नहीं है यह पूर्ण वाक्य, यह पूर्ण कथन हमने दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखा है। ठीक उसी तरह से तीसरे वाक्य में सुनीता ने माताजी से कहा मुझे खेलना है, यहाँ पर मुझे खेलना है यह वाक्य हमने दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखा है। इस तरह से दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब अगला चिन्ह है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। जब हमें शब्दयुग्म लिखना होता है तब हम इस योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि गीत संगीत, गरजना दहाड़ना, यह शब्द युग्म है। इस शब्द युग्म का प्रयोग करते समय हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। अगला है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह का इस्तेमाल कब होता है? जब हमें क्रमसूचक अंकों या अक्षरों को लिखना होता है, तब हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। कोष्टक के कई प्रकार हैं, कुछ प्रकारों को मैंने यहाँ पर दर्शाया है और किस तरह से अंक और अक्षर लिखे जाते हैं वह भी यहाँ पर दिखाया है। अब अगला चिन्ह है निर्देशक चिन्ह। अब फिर से देखिए, अभी थोड़ी देर बाद पहले हमने योजक चिन्ह का अभ्यास किया था। योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में क्या फ़र्क है? निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है और उसका प्रयोग जब होता है किसी के कथन को हमें उद्धृत करना होता है, किसी के कथन को हमें कहना होता है, दोहराना होता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरह से बच्चों आज हमने कुल मिलाकर 10 विराम चिन्हों का अभ्यास किया है। फिर से एक बार सारे विराम चिन्ह हम दोहराते हैं। सबसे पहला पूर्ण विराम, वाक्य पूर्ण होने के बाद इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम, जहाँ पर हमें थोड़ी देर रुकना है वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। अर्ध विराम, अल्प विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम जब
जब हमें रुकना होता है दो वाक्यों के बीच, हम इस अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद प्रश्न पूछने के लिए हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह, यह चिन्ह संबोधन, हर्ष, शोक, प्रशंसा इन भावों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अवतरण चिन्ह के दो प्रकार हैं, इकहरा अवतरण चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह। इकहरा अवतरण चिन्ह हम किसी विशेष शब्द या वाक्य को जो का त्यों लिखना है तब प्रयोग में लाते हैं, और दोहरे अवतरण चिन्ह को हम किसी के कथन को या किसी के कहे गए शब्द को लिखना होता है तब प्रयोग में लाते हैं। योजक चिन्ह से हम शब्द युग्म जैसे शब्द लिखते हैं, इसे विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। कोष्टक से हम क्रमसूचक अंक और अक्षरों का लेखन करते हैं। और आखिर में निर्देशक चिन्ह, जिसका आकार योजक चिन्ह से बड़ा होता है और किसी के कथन को जब हमें उद्धृत करना होता है, किसी के कथन को दोहराना होता है, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हमने ये सारे चिन्ह पढ़े हैं। मैंने आपके लिए एक छोटा सा बहुत ही आसान स्वाध्याय यहाँ पर तैयार किया है। देखिए, मैंने यहाँ पर विराम चिन्हों के नाम लिखे हैं और विराम चिन्ह किस तरह से लिखे जाते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, उसके चिन्ह बनाए हैं। आपको उचित जोड़ लगाकर यह स्वाध्याय पूर्ण करना है। धन्यवाद।